नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हालात बड़े दिलचस्प हो गए हैं। आज के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश चुनाव की बात करेंगे और निश्चित तौर पर अगर आपकी इस चुनाव में दिलचस्पी है तो ये कार्यक्रम आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। यहां 230 विधानसभा सीटों में से 18 में हर 5वीं सीट का फैसला 3% से कम जीत हार के अंतर से हुआ था। इससे संकेत मिलता है कि राज्य में होने वाले आगामी चुनाव सत्तारूढ़ भाजपा में जो लड़ाई चल रही है अंदरूनी, इससे उसकी संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। अब इसको विस्तार से समझते हैं कि किस तरह से हालात बहुत टाइट हैं। 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 114 सीटें जीती थीं, जो बहुमत से 2 कम थीं, और निर्दलियों की मदद से कमलनाथ ने यहां पर सरकार बना ली। 2 निर्दलियों का उन्होंने सपोर्ट ले लिया, बाकी निर्दलियों ने भी उनको मदद दे दी। आगे चलकर 2 साल बाद तत्कालीन पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में विद्रोह हो गया और विद्रोह होने की वजह से सरकार गिर गई कमलनाथ की। इसके बाद 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। हालात मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रतिकूल हो गए। 2018 के चुनाव में भाजपा ने 109 सीटें हासिल की थीं और 2020 में सिंधिया गुट के समर्थन से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई। सरकार अभी भी बीजेपी की वहां है। 2018 में 3% से कम वोटों के अंतर से जीतने वाले 46 विधायकों में से 23 बीजेपी के और 20 कांग्रेस के थे। 3 जो अन्य सीटें थीं वो 2 निर्दलीय और एक बसपा उम्मीदवार की सीट थी, जिसने बड़ी बेहद कम अंतर से जीता था। तीनों पर बीजेपी उपविजेता रही जब उपचुनाव हुए यहां पर। और इस बार दोनों राष्ट्रीय दल 46 में से 41 सीटों पर सीधे मुकाबले में हैं, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा द्वारा जीती गई 23 सीटों में से 2 ग्वालियर ग्रामीण और देव तालाब पर बसपा के उम्मीदवार उपविजेता रहे थे जब चुनाव दोबारा हुआ। इसके अलावा जो करीबी अंतर से जीतने वाले 46 विधायक हैं, उनमें से 17 1% से भी कम वोट शेयर से जीते हैं। 13 ऐसे विधायक थे जिनकी जीत का अंतर करीब 1 से 2% वोट शेयर पर था और बाकी 16 सिर्फ 2 से 3 वोट शेयर से जीते थे, यानी बहुत छोटा मार्जिन है। एक बात जो अहम है वो ये कि मध्य प्रदेश में मार्जिन जो है वो आमतौर पर काफी करीबी रहा है। 2% का अंतर आमतौर पर यह तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दरअसल 2018 में कुल वोटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से थोड़ा आगे थी। उसने कांग्रेस से ज्यादा वोट हासिल किए थे, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। मध्य प्रदेश में अतीत में भाजपा के पास उमा भारती और दिवंगत सुंदरलाल पटवा जैसे कई दिग्गज नेता रहे हैं, जिनके नेतृत्व में बीजेपी को बड़ी जीतें मिलती रही हैं। लेकिन केवल शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत पाई मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान 2005 से राज्य में भाजपा का चेहरा है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और 2018 तक इस पद पर बने रहे और थोड़े अंतराल के बाद फिर से 2020 में आ गए, तब तक कोई दूसरा चेहरा नहीं था। हालांकि माना जा रहा है कि वो हाल ही में भाजपा आलाकमान के पक्ष से बाहर हो गए या भाजपा आलाकमान उन्हें ज्यादा पसंद नहीं कर रहा, जबकि उन्होंने 2018 के चुनाव से पहले राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व भी किया था। बीजेपी ने इस बार शिवराज सिंह चौहान को इस यात्रा का एकमात्र चेहरा नहीं बनाया। दूसरे और नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार लाई है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि वो इस साल का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, यानी कोई एक चेहरा नहीं होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में पार्टी का चेहरा होंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया। हाईकमान ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम चेहरे के रूप में पेश नहीं करने के कई कारण जो बताए नहीं वो हैं। उसमें कम से कम एक कारण तो यह है कि आधा दर्जन से ज़्यादा खुद को सीएम के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं कि उनको सीएम बनना चाहिए अगले चुनाव के बाद, अगर सरकार बनती है। भाजपा की राज्य इकाई में प्रतिद्वंद्विता भरी पड़ी है। इसके बारे में हमने कार्यक्रम में बताया था आपको पहले। विभाजित सदन की पार्टी होने के बावजूद कई मुश्किलें उसके सामने खड़ी हो सकती हैं। जो 2018 में करीबी अंतर से हारी या जीती गई सीटें थी, वो कांग्रेस के खेमे में जा सकती हैं और मोदी शाह के लिए ये दिक्कत हो सकती है। यह भी है कि बीजेपी के लिए 2018 में मुकाबला उन सीटों पर भी करीबी हो गया था जो दशकों से उसका गल रही थी, यानी 18 में बड़ा टाइट था बीजेपी के लिए। उदाहरण के लिए पार्टी 1990 के बाद से केवल एक बार सारंगपुर का सीट हारी है और 1990 के बाद से आष्ठा निर्वाचन क्षेत्र भी कभी नहीं हारी। लेकिन 2018 में जब चुनाव हुए तो दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ कड़ी टक्कर हुई बीजेपी के उम्मीदवार की और भाजपा बड़े करीबी मार्जिन से यह सीटें जीतने में कामयाब रही। 2.9 सारंगपुर में प्रतिशत और 4,381 वोट और आष्ठा में 2.93 या 6,044 वोट के अंतर से वो जीती गई। एक दूसरे मामले में बीजेपी के राजेंद्र पांडे, जिन्होंने 2013 में जावरा सीट पर
30,000 वोटों से जीत हासिल की थी, एक बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। उन्हें 2018 में सिर्फ 511 वोट मिले, यानी जीत मिली, 0.29% का अंतर रहा। उनकी 2013 की जीत 5 दशकों से अधिक समय में किसी भी उम्मीदवार की सबसे बड़ी जीत थी। तो यह बताता है कि कैसे ढलान शुरू हुआ। पिछले चुनाव में बीजेपी के कुछ दिग्गज अपनी सीटें हारने के करीब पहुंच गए थे। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक माना जा रहा है इस बार। उनको दतिया की जो उनकी सीट है उस पर केवल 2,656 या 1.8% वोटों से जीत हासिल हुई थी, यानी बहुत कम मार्जिन था। मंत्री राम खिलावन पटेल, अमर पाटन और भरत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण, यहां से भी इनकी जीत हार का अंतर बहुत कम रहा। 3,747 एक सीट पर रहा और दूसरी सीट पर खाली 1,517 वोटों से जीत मिली। तो यहां पर भी बीजेपी को परेशानी हो सकती है, इन 2 सीटों पर भी। इसके अलावा एक और जो फैक्टर है, भाजपा के जो दिग्गज हैं शरद जैन जैसे लोग, उनको 2018 में जबलपुर उत्तर से कांग्रेस के विनय सक्सेना ने केवल 578 वोटों से हराया था। जैन ने पहले 2 बार 50% से ज्यादा के अंतर से ये वोट यहां पर सीट जीती थी, यानी ये भी मामला फंस गया। बीजेपी को बाकी जो उम्मीदवारों की अधिकता है उसका भी सामना करना पड़ रहा है, यानी हर सीट पर बीजेपी के पास ज्यादा कैंडिडेट हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उसे अन्य दलों से मिले जो कैंडिडेट हैं उससे उनकी समस्या बढ़ गई है। समस्या छोटे अंतर वाली सीटें हैं और वहां पर विद्रोही एक दूसरी समस्या है। निर्दलीय और छोटी पार्टियां यहां पर खेल कर जाती हैं, लेकिन वो बहुत बड़े खेल में नहीं है, इसलिए कांग्रेस से ज्यादा बेचैनी बीजेपी में है। लगभग 40 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के पास अतिरिक्त दावेदार हैं, यानी एक से ज्यादा दावेदार हैं। और अगर कांग्रेस की इसी तरह से बात करें तो 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 20 सीटों पर करीबी जीत मिली थी। इसमें पहली बार विधायक बने प्रवीण पाठक का भी नाम शामिल है, जिनको बड़े मामूली अंतर से जीत मिली, जिन्होंने ग्वालियर साउथ में बीजेपी के पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को सिर्फ 121 वोटों से, यानी 0.08% वोटों से हराया था। इसी तरह से एक और सीट है हरदीप सिंह डंग की, जो अब चौहान सरकार में मंत्री थे। उन्होंने सुवासरा सीट पर 350 वोटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता और 1993 से पिछोर विधायक केपी सिंह ने पहली बार 2018 में 5,000 से कम वोटों से अपनी सीट जीती थी। तो ये सारे आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि मामला किस तरह का इस बार रहने वाला है। 2020 में भाजपा में शामिल होने वाले 22 कांग्रेस के विधायकों में से आधा दर्जन ने पिछले चुनाव में करीबी अंतर से अपनी अपनी सीटें जीती हैं, जो उपचुनाव हुए थे। और उनके दलबदल के बाद हुए उपचुनाव में 6 में से 5 उम्मीदवारों की जीत का जो अंतर था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। एक राहुल सिंह हैं जो 2018 में दमोह से चुनाव लड़े थे और 800 वोटों से उनको जीत मिली थी। 2021 में जब उपचुनाव में वो आए तो कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार टंडन से अपनी सीट वो हार गए। तो ये आंकड़े आप अगर देखेंगे तो ये समझ आएगा कि मध्य प्रदेश में इस बार आंकड़ा कितना दिलचस्प हो गया है। दी प्रिंट ने इस पर एक गहरा विश्लेषण किया है, उसका भी कुछ हिस्सा मैंने इसमें इस्तेमाल किया जो मैंने विश्लेषण बताया। लेकिन मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर अगर इस आंकड़े को देखें तो ये समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की डगर कितनी मुश्किल है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए दी ब्लंट मीडिया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।